जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमावत और आप सभी का स्वागत है लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज के जो चैप्टर्स अपन डिस्कस कर रहे हैं, वन शॉट चैप्टर्स जो है उसमें आज जो स्टार्ट करेंगे वो है जीवों में जनन। 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसे आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। 11th क्लास तो अपन ने उसमें 4 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। कुछ स्टूडेंट ने कहा कि साहब 12th भी पढ़ाई जाए क्योंकि एग्जाम पास में आ रहे हैं 12th के, तो नीट का भी काम हो जाएगा, 12th का भी काम हो जाएगा, इसीलिए अब साथ साथ में चलेंगे 11th प्लस 12th। ठीक है, एक यूनिट वहां पर कंप्लीट अपन ने कर ली 11th क्लास की और एक यूनिट यहां पर अपन कंप्लीट कर लेंगे। और इस यूनिट का जो पहला चैप्टर है वो है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो इस चैप्टर से लगभग 2 से 3 प्रश्न, 2 ही में वैसे पूछे जाते हैं, हर साल 2 प्रश्न पूछे जाते हैं नीट में। और इसमें एक खासियत यह है इस चैप्टर की कि इसमें डायग्राम्स बहुत सारे आपको दे रखे हैं और उन डायग्राम्स को आप रिलेट करोगे तो वो डायग्राम आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें मिल जाएंगे। सारे तो नहीं मिलेंगे लेकिन मोस्टली आपको 11th क्लास की जो एनसीईआरटी उसमें मिल जाएंगी, उसकी थ्योरी आपको वहां पर मिल जाएगी, उसके जो भी स्पेसिफिकेशंस है उसको वहां पर आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में केवल आपको यहां पर डायग्राम्स ही बता रखे, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसको और इसको रिलेट करके पढ़ना है। बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए क्या करना है, आपको रिलेट करके पढ़ना है 11th और 12th की एनसीईआरटी को। तो आप बायो में या किसी भी सब्जेक्ट में आप रिलेट करते हो तो आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट अपन करेंगे इस चैप्टर को। आप बहुत अच्छे से देखिएगा इसको, कोई डाउट हो इस चैप्टर का सेशन पूरा देखने के बाद में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 100% आपको डाउट का जवाब वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, पूरा देखेंगे तब ही, नहीं तो फिर तो कोई मतलब नहीं है ना डाउट बताने का, जब तक समझोगे नहीं तब तक क्या मतलब। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। वैसे तो इसे 2 टॉपिक में यहां पर आपको बता रखा है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, इतना भी बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक ठाक है। बहुत सारे टर्म्स इसके अंदर अपन ने पहले से पढ़ रखी है, 11th क्लास में पढ़ रखी है और कुछ जो नई टर्म है वो यहां पर अपन डिस्कस करेंगे। मेनली इस चैप्टर की अगर अपन बात करें तो ये चैप्टर आप समझ लेते हैं तो इसका जो आगे वाला चैप्टर है वो आपको आसानी से समझ में आएगा क्योंकि टर्मिनोलॉजी इसमें अच्छी खासी दे रखी और साथ साथ में 11th क्लास का जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम और जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो भी एक तरह से इससे रिलेट करके बताया गया। तो स्टार्ट अपन कर रहे हैं। प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि या लाइफ स्पैन जिसे कहते हैं को निरूपित करता है। इसको समझिएगा, जीवन काल की परिभाषा ये बता रहा है। ठीक है, जीवन काल क्या है, इसमें इसने लिखा है कि जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु। अब प्राकृतिक मृत्यु का मतलब आपको समझना था नेचुरल जो एक तरह से हो रही, जिसमें ना कोई एक्सीडेंट है ना कोई बीमारी है। ठीक है, मनुष्य की बात करें 70 से 80 साल है लगभग आज के समय में, लेकिन कुछ जो है बाई एक्सीडेंट 20 साल 15 साल 25 साल में मर जाता है तो वो उसकी जो है जीवन अवधि नहीं है। लाइफ स्पैन जो बर्थ से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु है उसके बीच का जो समय है उसे ही अपन कहते हैं जीवन अवधि। चित्र 1.1 में कुछ जीवों की जीवन अवधि दिखाई गई, अभी अपन डिस्कस करेंगे, कुछ ही बता रखी कुछ की नहीं बता रखी। बहुत से अन्य जीवों के चित्र प्रस्तुत किए गए, इन चित्रों को देखकर इनके बारे में पता लगाकर दिए गए रिक्त स्थान में आपको उनकी जीवन अवधि के बारे में लिखना है। लेकिन अपने पास इतना समय नहीं है क्योंकि अपने को फुर्सत ही नहीं मिलती, ठीक है, पढ़ाई से या मोबाइल से, तो मैं आपको सीधा सा बता दूंगा कि इनके जो लाइफ स्पैन है वो कितना है। चित्र 1.1 में निरूपित जीव की जीवन अवधि का परीक्षण कीजिए। क्या ये दोनों बातें रोचक और कौतूहलपूर्ण नहीं है कि ये अवधि कम से कम 1 दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्षों तक हो सकती है। तो ये कह रहा है कि क्या ये इंटरेस्टिंग बात नहीं है कि कुछ जीवों का जो जीवन अवधि है या जो लाइफ स्पैन है या तो वो 1 दिन हो सकती है या वो वर्षों तक हो सकती है। तो क्या ये रुचि का नहीं है? बिल्कुल है। अपन ने पादप जगत में बात की, जंतु जगत में अपन ने बात की कि जो विकासीय उनका जो विकासीय संबंध है, ठीक है, सरल से लेकर जटिल की ओर अपन चलते हैं। जितना जटिल जीव होगा उतना ही उसका जो है सर्वाइव करने का चांस बढ़ता है, उसका लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ता है एक तरह से। ठीक है, सब में ऐसा नहीं है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर अपन बात करें तो 1 दिन की बात करें तो जैसे कुछ जो सिंपल प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह कुछ सेकंड भी हो सकता है, कुछ मिनट भी हो सकता है उनका जीवन काल। 1000 वर्षों की बात करें तो कुछ पादप वगैरह ऐसे जिनका जो लाइफ स्पैन है वो 1000 वर्ष है। इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जीवित जीवों की जीवन अवधि बनी रहती है। आप शायद इस बात पर ध्यान देंगे कि इस जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार से संबंध नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाथी है तो वो करोड़ों साल जिएगा या चींटी है तो वो नहीं जिएगी, आकार से कोई संबंध नहीं है, जैसे भी आपको समझ में आ जाएगा। कौवा और तोता के आकार में अंतर नहीं होता, फिर भी इन दोनों की जीवन अवधि में बहुत
अंतर होता है। कौवा और जो तोता है लगभग लगभग उनके आकार की बात करें, साइज की अगर अपन बात करें तो वो क्या है, लगभग सेम ही है, लेकिन इनकी जीवन अवधि की बात करें तो क्या है, काफी उनमें डिफरेंस यहां पर देखने को मिलता है। तो एक पॉइंट आपको स्टार मार्क यहां पर कर लेना है कि जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार से कोई भी संबंध नहीं है। आगे बात समझ में, अगर जो साइज है, किसी का साइज बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो जीवन काल है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। किसी का साइज छोटा तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसका जो जीवन काल है बहुत कम होगा। ठीक है, मध्यम प्रकार का हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, ऐसा अपन नहीं कह सकते क्लियर कट उनके आकार को देख करके। ठीक है, अब उसके आगे जो लिखा है, चित्र को एक साथ अपन देख लेंगे। अभी उसके आगे जो लिखा है ये यहां पर, यहां तक अपना हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से, ये तो जंतुओं की बात कर ले, ठीक इसी प्रकार से आम के वृक्ष की जीवन अवधि पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम होते हैं, जबकि अगर साइज देखें तो आम और पीपल लगभग सेम ही होते हैं। जीवन अवधि भले ही कितनी ही हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु क्या है, सुनिश्चित है। कोई भी जीव अमर नहीं है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि एक कोशि के जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। ठीक है, एक कोशि के जीवों को ये कह रहा है, एक कोशि के जीवों को छोड़कर के कोई भी अमर नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि एक कोशिका है इसके अंदर। अब इसमें जो भी जनन होगा, दो कोशिका, मतलब यहां पर लैंगिक जनन की तो बात नहीं कर सकते अपन नॉर्मली, तो कोशिका विभाजन यहां पर होगा और वही एक प्रकार का क्या है, इसमें जनन का मोड है। तो 1 से 2, 2 से 4, ये कम समय में यहां पर क्या कर रही है, अपनी वृद्धि करती जा रही, लाखों की संख्या हो सकती है, करोड़ों की संख्या में हो सकती है। इसीलिए यहां पर क्यों कह रहे हैं अपन इसे कि एक कोशि के जीवों को छोड़कर कोई भी अमर नहीं है। हम क्यों कहते हैं कि एक कोशि के जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। इस वास्तविकताओं को जानते हुए क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों और पशु पक्षियों की विभिन्न स्पीशीज की विशाल संख्या विद्यमान है। ठीक है, किस वास्तविकता की मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी आज के समय में भी क्या है, हजारों लाखों की संख्या में क्या है, पादप है, पशु पक्षियां हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मृत्यु हो रही है लेकिन फिर भी इतनी करोड़ों संख्या में, लाखों संख्या में, हजारों की संख्या में जीव है। ऐसा इसीलिए हो रहा है, जो चैप्टर है अपना वो है जनन। जनन की वजह से ऐसा हो रहा है। कोई भी जीव मर रहा है, उससे पहले वो क्या कर रहा है, अपने से समान या असमान संतति को वो क्या कर रहा है, उसका निर्माण कर रहा है। वो संतति है, फिर आगे ऐसा चलता रहेगा, आगे से आगे निर्माण करती रहेगी। तो ये तो मर जाएगा, लेकिन इसके पीछे क्या कर रहा है, संततियों को छोड़ते हुए जा रहा है। और वही एक कारण है कि इतनी विशाल संख्या में क्या है, जो स्पीशीज है जीवों की, वो विद्यमान है। जीवित जीवों में कुछ प्रक्रियाएं अवश्य ही ऐसी है जिनसे यह निरंतरता सुनिश्चित होती है, और वो जो प्रक्रिया है वो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, जनन की। जी हाँ, तो यहां हम जनन का उल्लेख कर रहे हैं, जिसे हम निश्चित मानते हैं। आगे वसन जिसे हम क्या मान रहे हैं, निश्चित यहां पर मान रहे हैं। अब ये जो कुछ चित्र आपको बता रखा है, जैसे यहां लिखा कुछ जीवों की अनुमानित अवधि, कुछ की तो आपको यहां पर बता रखी और कुछ की नहीं बता रखी, तो वो यहां पर अपन डिस्कस कर लेते। जैसे तितली की बता रखी 1 से 2 हफ्ते, कौवा बता रखा 15 वर्ष। अभी अपन ने बात की थी कौवा और जो तोता है लगभग सेम साइज के आकार के, लेकिन कौवे का कितना है 15 और तोते का कितना है 140 वर्ष। ठीक, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तितली नॉर्मली ऑर्थ्रोपोडा का एक सदस्य, तो 1 से 2 सप्ताह तक ये जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लिखा है वो यहां पर आपके पास जिसकी दे रखी है, उसमें एक तो दे रखा है कछुआ 100 से 150 वर्ष। आकार इसका छोटा है, लेकिन देखो आप लाइफ स्पान देखोगे तो कितना है 100 से 150 वर्ष, जबकि यहां मगरमच्छ बड़ा है इस कछुए के कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी इसका जो जीवन काल है 60 वर्ष, ये इससे तो क्या है कम ही है। आगे वर्षन में ये सिंपल सा कम ही है। अब जो नहीं दे रखा है उसको मैं यहां पर आपको बता देता हूं, इसे आपको नोट कर लेना है एनसीईआरटी में। हाथी जो यहां पर आपको बताया जा रहा है, ये चित्र जो आप देख सकते हैं, वैसे तो समझते हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसकी जो लाइफ स्पान है, जीवन काल है, वो लगभग 60 से 80 साल है। कितना, 60 से 80 साल हाथी का नॉर्मल जीवन काल है। गुलाब जो बता रखा है उसका लगभग 5 से 7 साल है, 5 से 7 साल है। कुत्ता जो बता रखा है वो आपके पास लगभग 20 से 25 साल। कितना, 20 से 25 साल। अलग अलग जो स्पीशीज हैं उनकी अलग अलग वेराइटी की जो जीवन काल है अलग अलग हो सकता है, लेकिन नॉर्मल एक रेंज की बात करें तो वो आपके पास इतना होगा, 20 से 25 साल इसका जीवन काल होगा। जो केला यहां पर बताया जा रहा है, जिसे अपन बनाना ट्री कहते हैं, उसका जीवन काल लगभग जो है वो 25 साल होता है। गाय का जो जीवन काल है वो लगभग 20 से 25 साल होता है, लगभग यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में जो घोड़ा यहां पर बताया जा रहा है, देखे तो अगर घोड़ा और जो गाय है उसका जो साइज है लगभग क्या होता है, सेम ही होता है, लेकिन घोड़े की अगर अपन बात करें तो यहां पर इसका जो लाइफ स्पान है ऑन एन एवरेज 60 साल होता है। ठीक है, इसका कितना भी आपने बता दिया कि 20 से 25 होता है, साइज सेम है लगभग, लेकिन जीवन काल में अंतर है।
फल मक्खी की जो बात कर रहे हैं तो फल मक्खी ये भी ऑर्थ्रोपोडा का ही सदस्य है, तो 1 से 2 सप्ताह ही क्या होता है इसका जीवन काल यहां पर होता है। धान की बात करें तो अगर आप गांव में रहते तो आपको सिंपल सा पता ही है कि 3 से 4 या 4 से 5 मंथ जो है महीने होते हैं उस पौधे का होता है, जबकि गेहूं को तो अपन संचित करके रख ही सकते हैं। और सबसे लास्ट में बरगद की अगर अपन बात करें तो ये होता है 200 से 300 साल। कितना? 200 से 300 साल इसका जीवन काल यहां पर हो सकता है। क्लियर है? तो ये आपको एनसीईआरटी में छाप लेना है, जिससे नीट में अगर प्रश्न पूछे तो आपको कोई गलती नहीं करनी। तो जीवों में जनन, आपको पता है जो एनसीईआरटी 11th क्लास के एनसीईआरटी उसका जो पहला चैप्टर है उसमें अपन ने जीवों की बात की थी और जनन की भी अपन ने बात की थी। जनन जो है निर्जीवों में या सजीवों में, ठीक है, निर्जीवों में तो उसकी संख्या बढ़ने के आधार पर अपन ने कहा था, लेकिन सजीवों में अपन ने वहां पर बात की थी जनन की, जो विशेष लक्षण है या नहीं है उसके बारे में। ठीक है, तो जीवों में जनन को यहां एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है। ठीक है, विज्ञानीय जो प्रक्रम है एक बायोलॉजिकल साइंटिफिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहां पर, जिसमें एक जीव जो अपने समान छोटे जीव को जन्म देता है या उसका निर्माण करता है। संतति में वृद्धि होती है, उसमें परिपक्वता आती है और इसके बाद वह नई संतति को जन्म देता है। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था। इस प्रकार जन्म वृद्धि और मृत्यु चक्र चलता रहता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। जो रिप्रोडक्शन है वो किसी भी प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता को बनाए रखता है। अगर एक भी पीढ़ी स्किप होती है तो मतलब आगे कोई मतलब नहीं है, वो उसका जो है खत्म हो जाएगा किस्सा। अब बाद में अध्याय 5 आनुवांशिकता और विविधता के सिद्धांत में अध्ययन करेंगे, किस प्रकार आनुवांशिक विविधता जनन के दौरान सर्जित या वंशागत होते है, तो बाद की बात है। अभी जनन पर फोकस करते हैं। जीव विज्ञानीय संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है तथा प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। सब जीवों में अलग अलग है, जितने भी प्रकार की वैरायटी है यहाँ ऑर्गेनिज्म में, जीवों में, उतना ही आपके पास क्या मिलेगा, उनका जो है संतति उत्पन्न करना और जो बहुगुणित करने की प्रक्रिया है वो उसके अंदर मिलेगी। ठीक है, यूनिक एक तरह से। जीव किस प्रकार से जनन करता है, उनके वास तथा आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी। इंपॉर्टेंट है, दिखने में तो छोटा सा स्टेटमेंट लग रहा है लेकिन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो। एक तो उनका आवास कैसा है, उनकी आंतरिक शारीरिक विज्ञान और कई कारक सामूहिक रूप से। अब इसको भी बता, आवास का मतलब किस प्रकार के वो रह रहे, किस प्रकार के वास में हो रह रहे, जंगल है या रेगिस्तान है या बारिश वाला है या जो है, वह आवास एक तरह से। आंतरिक शारीरिक विज्ञान, जिसे जेनेटिक्स में अपन पढ़ेंगे, जीन, कुछ जीन जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं। कई दूसरे कारक, जैसे बात करें मौसम की बात करें, सीजन की बात करें, सीजनल होते हैं। कुछ जो एनिमल है या जो पादप हैं वो सीजन के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, तो वो भी एक इसके अंदर आएगा कारक। ठीक है, वो भी इसके अंदर आएगा। जैसे कुत्ते बिल्ली की बात करें तो कम टेम्परेचर में करते हैं। कुछ दूसरे पादप हैं उनका भी ऐसा है, प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध है तब वो करेंगे, नहीं है तब वो करेंगे, तो वो अलग अलग कारक होते हैं। जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, जो एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो इसे अपन कहते हैं अलैंगिक। जो जनन है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होता है अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक। अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक, ए का मतलब होता है अनुपस्थित, लैंगिक का मतलब जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर से लैंगिक संरचना है वो, और लैंगिक का मतलब लैंगिक में तो उपस्थित होगी। तो जो या तो वहां पर गैमेट बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है, भागीदारी के साथ अथवा अनुपस्थिति में, तो वो होता है अलैंगिक। अब जनन का मतलब क्या हो चुका है, प्रोडक्शन का मतलब, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो रहा है, अपने समान संतति उत्पन्न करेगा वो। अब उसमें तो एक पेरेंट हो सकता है या दो हो सकते हैं। गैमेट जो है वहां पर एक पेरेंट द्वारा या जनक द्वारा उत्पादित हो सकते हैं या दो से हो सकते हैं, तो वो अलैंगिक है। ठीक है, सॉरी अलैंगिक एक से होते हैं तब, जबकि दो जो होते हैं उसमें क्या होता है, वो आपके पास बचा लैंगिक। और दो जब होंगे तो समान प्रकार के तो नहीं हो सकते, वो विपरीत लिंग वाले होते हैं, नर और मादा, वो आपके पास होता है लैंगिक जनन। ठीक है, क्लियर है, यह आपके पास हो चुका है लैंगिक जनन। तो यहां तक अपन ने डिस्कस कर लिया इसके अंदर। उसके बाद में पहला स्टार्ट अपन करता है अलैंगिक जनन। इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वो केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है।
क्या यह संतति आनुवांशिक रूप से एक समान अथवा भिन्न हो सकती है? तो एनसीईआरटी में से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए जिनका जवाब मैं साथ में देता हुआ चलूंगा। ठीक है, यह आपके पास कोई जीव है, इसके अंदर क्या होता है, एकल जीव ही है, या तो युग्मक बनाएगा या नहीं बनाएगा। पहले अपन ने डिस्कस कर लिया, यहां पर बात कर ली युग्मक बनाएगा या नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये एक जीव है, इसमें क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजन में दो अवस्थाएं आती है, एक तो केंद्रक विभाजन और दूसरा कोशिका द्रव्य विभाजन। तो केंद्रक विभाजन हो गया, उसके बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, तो ये एक से क्या बन गई, दो बन गए, ये एक से दो बन गए। अब इसमें पेरेंट जो है, पैतृक है, जो जनक है वो कितना है, एक ही है, दूसरा इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ ही नहीं। तो एक से ही आपके पास क्या बना है, दो जो पुत्री है वो यहां पर बनी है, पुत्री कोशिका है, पुत्री संतति यहां पर बनी, एक तरह से अपन कह सकते हैं। तो दूसरा नहीं आया है, तो इसका मान लो इसके अंदर कितने जीन है, 12 जीन है साहब, कितने हैं, 12। तो कोशिका विभाजन हुआ तो उसमें आपके दो अवस्था है, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। तो केंद्रक विभाजन जब होगा आपके पास इंटरफेज अंतरावस्था आती है, जिसमें द्विगुणन होता है गुणसूत्र वगैरह का जीन का। तो यहां पर 12 यहां पर हो जाएंगे और 12 ही क्या हो जाएंगे, यहां पर डबल हो जाएंगे, फिर वापस यहाँ 12 और वापस जो ये काम कर रहे थे सेम वही करेंगे। तो ये जो जनक है वो अपनी पुत्री से क्या होंगे, समान होंगे। पुत्री जो होंगे वो क्या होंगी, एक दूसरे से समान होगी। और इसी समानता को बताने के लिए अपन एक शब्द लेते हैं क्लोन। आनुवांशिक रूप से समान होगी, आकार की, शारीरिक, सभी रूप से क्या होगी, समान होगी। यही प्रश्न ये पूछ रहा है, तो आपका जवाब होगा समान। आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए अपन क्लोन शब्द की रचना की गई। तो ये क्या है, क्लोन है। जो जनक है, जो संतति है, वो एक दूसरे के क्या है, क्लोन है। इस चित्र में भी आपको ये बता रखा है, केंद्रक था, पहले एक कोशिका थी। ठीक है, यहां आपके पास कोशिका विभाजन की पूरी प्रोसेस बताई जा रही है। पहले केंद्रक से एक से दो केंद्रक हो गए, अब उसके बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन हो रहा है, संतति कोशिका यहां पर बताई जा रही है जो इसके समान है। आइए जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाई जाने वाली अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप का अध्ययन करें। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप अथवा जीव अपेक्षाकृत साधारण जीव आदि में पाया जाता है। जैसे शैवाल वगैरह की बात करते हैं पादप में, जंतुओं में अपन स्पंज या पोडिफेरा की बात करते हैं, उसके अंदर कॉमन हो सकता है अलैंगिक जनन। ठीक है, प्रजीव तथा एक केंद्र की जीव जैसे प्रोटिस्टा, मोनेरा में जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। जैसे चित्र में आपको बता रखा है, एक सामान्य कोशिका में कोशिका विभाजन हुआ, यीस्ट में मुकुलन है। ये वाला जो है यीस्ट है, क्या है, यीस्ट है, मुकुलन है। और मुकुलन का मतलब क्या होता है, उसी किसी भी जीव की, ये जीव है, इसी जीव की कोई छोटी सी स्ट्रक्चर यहां पर बाहर निकलेगी और अंत में वो क्या जाएगी, अलग यहां पर हो जाएगी और नए संतति का बना लेगी। तो इसमें आप देखेंगे ये जो यीस्ट है, ये यहां से बर्ड जो है बाहर निकल रही है, कलिका बाहर निकल रही है और सबसे लास्ट में अलग यहां से हो जाएगी। और दूसरा जो चित्र बे बता रखा आपको, यह है अमीबा में द्विखंडन। जिसमें अमीबा में द्विखंडन, तो ये क्या है, अलैंगिक जनन है। तो इसके अंदर मैं कह सकता हूं कि कोशिका विभाजन ही एक प्रकार का यहां पर क्या है, जनन है या अलैंगिक जनन का कार्य कर रहा, कह सकता हूं, तो सही है। अतः इन जीवों में, और कोशिका विभाजन कैसा है, यहां लिखा समसूत्री, अर्धसूत्री नहीं समसूत्री। अतः इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रियाविधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सार मार्क कर लीजिएगा इसे। बहुत से एकल कोशिका जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जिनमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता पूर्वक वृद्धि करता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा अमीबा पैरामीशियम। पैरामीशियम आपको बता रखा, अमीबा बता रखा, किसका सदस्य और किसका नहीं सदस्य, ये आपने दूसरे चैप्टर में 11th क्लास के दूसरे चैप्टर में डिस्कस कर रखा है। इसमें ये विभाजन एक समान नहीं होता है, छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती है और बाद में क्या जाती है, अलग होकर नए यीस्ट जीव में परिपक्व हो जाती है। ठीक है, तो समान नहीं है, अलग ये यहां पर देखने को मिल रही है। विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाब संकुचित कर लेता है तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है, जिसे पुट्टी या सिस्ट कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, जो अगला पैराग्राफ यहां पर लिखा है ना, ये पूरा यहां पर क्या है, यहां से लेकर यहां तक इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा, समझा रहा हूं। जैसे मान लो आपके पास क्या है, कोई अमीबा है, क्या है ये, अमीबा। अब नॉर्मल परिस्थिति है, इसके अनुकूल तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विषम परिस्थिति है। अमीबा में आपको पता है ना, अमीबा में आपको पता है कि सूडोपोडिया होता है, कूटपाल होते हैं कुछ इस प्रकार से, ये ठीक है, जो चलन में या भोजन निकलने में हेल्प करते हैं। तो अगर नॉर्मल तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विषम परिस्थिति है तो ये क्या करेगा, अपने पादाब जो है संकुचित कर लेगा, कुछ इस प्रकार से संकुचित ये कर लेगा। बताओ, ये इस प्रकार से संकुचित कर लेगा, ठीक है, तथा अपने परिक्षेत्र में त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता। अब यही अमीबा जो है यहां पर क्या करेगा, यही क्या करेगा, यहां चारों तरफ से कुछ केमिकल जो है उनका सीक्रेशन करेगा और ये 3 लेयर इसके चारों तरफ बना लेगा। कितनी लेयर, 3 लेयर यहां पर बना लेगा। जैसे मान लो ये 1, ये 2
और ये 3 लेयर इसके चारों तरफ इसने बना ली, ठीक है। और इससे अपन क्या कह रहे हैं, पुट्टी या सिस्ट कह रहे हैं इसे अपन, सिस्ट या पुट्टी इसे अपन यहां पर कह रहे हैं। इस परिघटना को पुट्टी भवन कहते हैं, और भवन मतलब निर्माण एक तरह से कर रहा है ये, ठीक है, पुट्टी का निर्माण कर रहा था, पुट्टी भवन आपके पास हो चुका। अनुकूल परिस्थिति, ये तो विषम परिस्थिति की अपन ने बात कर ली। जब अनुकूल परिस्थिति आपके पास आती है इसके अकॉर्डिंग, तो क्या होता है, पुनरागमन पर पुट्टीगत अमीबा बहुखंडन द्वारा विभाजित होता है, मतलब इसमें खंडन यहां पर हो जाएगा, एक से अधिक खंड इसके अंदर बन जाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये आपके पास क्या कर लेगा, नया अमीबा यहां पर बना लेगा। तो बहुखंडन द्वारा विभाजित होता है और अनेक सूक्ष्म अमीबा अथवा बीजाणु अमीबा, जिसे कहते हैं सूडोपोडियोस्पोर, उत्पन्न करता है। पुट्टी की भित्ति के फट जाने से जो बीजाणु है परिक्षेत्र के माध्यम से विमोचित हो जाते हैं और इसमें अनेक अमीबा विकसित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं बीजाणु जनन। आरी बात समझ में, इसे अपन क्या कह रहे हैं, बीजाणु जनन। अब यहां की अगर अपन बात करें तो ये थ्योरी में आपको मिल जाएगा। तो ये पहला जो चित्र है वो आपके पास क्लेमाइडोमोनास का है, जो क्या है आपके पास एक प्रकार का शैवाल है क्लेमाइडोमोनास। आपने एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी के तीसरे चैप्टर में बार बार सुना है। तो ये आपके पास क्लेमाइडोमोनास है, देख सकते हो आप इसमें ये जो 2 एंटीना जो बताए जा रहे हैं, एक तरह से क्या है, चल का काम करेगा। जू स्पोर, सीलिया फ्लेजिला बताया था ना, कशा पक्षमाभ, ठीक है, सीलिया नहीं है, तो ये गति में हेल्प करता है। यहां इसने लिखा है क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक चल बीजाणु, मतलब गति कर सकता है। दूसरा लिखा है पेनिसिलियम की कोनिडिया, बे जो आपके पास है, ये आपने पास बे, ये जो है कोनिडिया। पेनिसिलियम नोटेटम आपने सुना होगा, कोनिडिया है, यहां से ये कोनिडिया अलग होते जाता है और नए पेनिसिलियम का निर्माण करेंगे। से जो आपके पास है वो हाइड्रा है, हाइड्रा में कलिका है, तो ये अलैंगिक जनन के मोड है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, एक तरह से। और सबसे लास्ट में जो लिखा स्पंज में जेम्यूल स्पंज, ठीक है, यहां पर ये आपके पास स्पंज में जेम्यूल बताए जा रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं बोतल जैसी स्ट्रक्चर है, एक तरह से ये बोतल जैसी, यहां पर ये छोटा सा स्पंज, ठीक है। तो ये आपको सिंपल से ध्यान में रखना है कि इसका डायग्राम क्या है और किस प्रकार से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये तो अपन ने देख लिया, उसके बाद में इन्हें भी अपन देखेंगे अभी। फंजाई जगत के सदस्य तथा साधारण पादप जैसे शैवाल विशेष अलैंगिक जननीय संरचना द्वारा जनन करते हैं। चित्र में 1.3 में जो बता रखे हैं अभी अपन ने डिस्कस किया था, ये वाला, ठीक है। 1.4 भी अभी अपन डिस्कस करेंगे। इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं अलैंगिक चल बीजाणु, जिसे जू स्पोर कहा था, है सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं होती है। अन्य अलैंगिक जो है वो है आपके पास कोनिडिया, पेनिसिलियम, कलिका, हाइड्रा और जेम्यूल स्पंज में होते हैं। चित्र आपको ध्यान में रखना है। कक्षा 11 में आपने पादपों में कायिक जनन के बारे में अवश्य ज्ञान प्राप्त किया हुआ, हाँ किया है सर। आपका क्या विचार है, कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या क्लोन शब्द कायिक जनन से उत्पन्न संतति के लिए उपब्ज है? बिल्कुल सही बात है। कायिक जनन जो है अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि क्या है, रूप है, ठीक है। जबकि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग, यहां पर तो जो कायिक जनन की जो बात कर रहे हैं ना अपन, वो कायिक जनन अपन अलैंगिक जनन जो है उसका कायिक जनन जो है वो केवल पादपों के लिए अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। किसमें? पादपों के लिए। जबकि जंतुओं और अन्य जो साधारण जीव है उसमें अलैंगिक जनन का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। जंतुओं में नॉर्मल अपन अलैंगिक कह रहे हैं, पादपों में कायिक के लिए। पादपों में कायिक प्रवर्धन की जो इकाई है, जैसे ऊपरी भूस्तरीय प्रकंद, सरजोम, शकरकंद में, ये आपने प्लांट मॉर्फोलॉजी में अपन इसे पढ़ते हैं, ठीक है। जो 5वां चैप्टर है ना इलेवेंथ क्लास, उसके अंदर ये सारे शब्द लिखे हैं। बल्ब, ये सब्जियां वगैरह जो है, भूस्तरीय, ऑफसेट, सभी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। चित्र में आपको बता रखे हैं और चित्र देख लेते हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे, पहला जो है आलू की आंख है, ये आंख यहां से काटते हो आप इसे और जमीन में लगाते हो तो नया आलू बन जाएगा, ठीक है। अंकुरणशील है, इसको भी काट सकते हो, दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, कायिक प्रवर्धन है, पादपों में अलैंगिक का ही एक तरह का रूप है। बे जो लिखा है अदरक का प्रकंद, ये पर्व संधि है, ये कलिका वगैरह बताई जा रही है, अदरक है, ये अपस्थानिक मूल्य बताई जा रही है। से जो लिखा है अगेव का बुलबुल, ये प्रश्न पूछा गया है, सीधा आपको कॉलम ए देगा, एक साइड में कॉलम सेकंड देगा और एक तरफ में लिखेगा आलू, अदरक, अगेव, ब्रायोफिलस और दूसरी तरफ में लिखेगा अंकुरणशील आंखें, प्रकंद या बुलबुल, और इनको मैच करने के लिए पूछेगा। बस ऐसा प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछ लेगा, ठीक है। तो ये जो अगेव है उसमें बुलबुल, और जो ये आपके पास दे लिखा है वो आपके पास ब्रायोफिलम की पर्ण कलिकाएं, अपस्थानिक कलिकाएं हैं। इन्हें आप हटाते हो यहां से और नई जगह पर लगाते हो तो नया पादप बन जाएगा एक तरह से।
और जल हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ की बूझ तालिका यहाँ जो बताई जा रही है एक दूसरे से जुड़े हुए, वो यहाँ से आगे, यहाँ से ये बना है, यहाँ से कोई नया पादप बन जाएगा, फिर यहाँ से वापस नया बन जाएगा, तो एक प्रकार से क्या है, नए पादप बनाते रहते हैं। मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो सारी संरचना है वो कायिक प्रवर्ध कहलाती है, प्रोपेग्यूल कहलाती है। क्योंकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते हैं, अतः ये अलैंगिक जनन ही होगा। ये पहले पूछा था प्रश्न और जवाब इन्होंने खुद ने दे दिया। कुछ जीवों में यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है जो संतति उत्पत्ति में सक्षम है, जैसे हाइड्रा। ये भी अलैंगिक जनन की एक विधि जिसे अपन कहते हैं पुनरोद्भवन। ठीक है, रीजनरेशन जिसे अपन कहते हैं, हाइड्रा है तो बहुत सारे अगर पार्ट में विभक्त होता है तो ये नए जीव में बना लेगा, वो एक तरह से पुनरोद्भवन है, रीजनरेशन इंग्लिश में कहते हैं। आपने निश्चित तौर पर जलाशयों की महाविपत्ति या वाटर हाइसिंथ सुना होगा, सुना है, अथवा बंगाल का आतंक। जल में बहुत ज्यादा, कम समय में बहुत ज्यादा इनकी संख्या हो गई थी, फैल गया था, तो बंगाल का आतंक इसे अपन कह रहे हैं। ठीक है, जलाशयों की महाविपत्ति, विपत्ति से भी खतरनाक विपत्ति महाविपत्ति ये कुछ भी नहीं बल्कि जलीय पादप वाटर हाइसिंथ है, जो ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। ठीक है, ये जो आपके पास है वाटर हाइसिंथ, जो ये है, जैसे मैंने बताया था, यहां से ये बना, यहां से ये नए पादप बन जाएगा, फिर नए से नए, एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे जल को ये क्या कर लेगा, जलीय सतह को कवर कर लेगा। ठीक है, वृद्धि, अनकंट्रोल वृद्धि ये कर रहा है, तो ये करेगा तो फिर जो जलीय जीव है वो मर जाएंगे। ठीक है, तो ठहरे जल में सबसे ज्यादा करती है। प्रश्न पूछ सकता है, ठहरे जल में, स्थिर जल में, या जो चलनशील है, चलायमान है उसमें, तो बता देना स्थिर या ठहरे जल में। ये जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती है। आप इसके बारे में 13 और 14 में पढ़ोगे चैप्टर में। आपको यह जानकर रोचक लग सकता है कि इस पादप का भारतवर्ष में आगमन मात्र इसकी सुंदर आकार के पुष्प तथा पत्तियों के कारण हुआ था। दिखने में अच्छा था, लेकिन जो अच्छा दिखता है वो हर बार अच्छा नहीं होता है। यद्यपि ये कायिक प्रवर्धन द्रुत गति से कर सकता है, द्रुत गति का मतलब तेजी से, फास्ट, और अन्य और अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय पर फैल जाता है, अपने आप से जलाशय को ढक लेता है। इससे छुटकारा पाना बहुत ही क्या है, कठिन है। क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं कि आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहेलिया जैसे पादपों की खेती किस प्रकार से की जाती है? तो अब किस प्रकार से की जाती है आपको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अलैंगिक जनन वाले टॉपिक में दे रखा था, ये अलैंगिक जनन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, निम्न में से कौन सा अलैंगिक जनन नहीं करता है? मान लो ये दे दिया, यहां से 3 ऑप्शन दे दिया और एक लैंगिक वाले का दे दिया, तो प्रश्न बन सकता है। ऐसा मत सोचो कि शब्द तो लिखे, प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकता है। क्या आपने आलू के कंद पर स्थित कलिका, जिसे आंख भी कहते हैं, या केले तथा अदरक के प्रकंद से नन्हा सा पादप निकलता हुआ देखा? हाँ, देखा है। जब आप ध्यानपूर्वक उपरोक्त सूचीबद्ध पादपों में से विकसित होने वाले पादपों को या प्लांटलेट्स की उत्पत्ति स्थानों का निर्धारण करने का प्रयत्न करेंगे, तब आप पाएंगे कि अधिकतर इन पादपों के रूपांतरण स्तंभों में उपस्थित पर संधियों या नोड से उत्पन्न होता है। नोड का मतलब ये इस प्रकार से संधि जो होती है ना बीच में, ये कोई मान लो तना वगैरह है तो ये संधि है, ये संधि है, संधियों से अधिकतर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये जब ये जो संधि पर यहां जैसे कोई ये कलिका वगैरह यहां से निकल रही, तो ये कोई नम स्थान है, मृदा है, पानी उसके संपर्क में आएगा तो ये क्या कर लेगा, नए पादप यहां पर बना देगा। तो ये जो पर्व संधियां हैं, नमी युक्त मृदा अथवा जल के संपर्क में आता है, तब इनके मूल तथा नए पादप उत्पन्न होते हैं। ठीक इसी प्रकार पत्थर चट्टा ब्रायोफिलम, अभी कुछ समय पहले चित्र अपन ने देखा कि पत्तियों में कटे किनारों पर, ठीक है, जो भी कटे हुए किनारे अपस्थानिक, एक होता है स्थान मतलब उसकी जो स्थान है वहां पर, एक होता है अपस्थानिक, स्थान से हट करके, जैसे चित्र में यहां पर आपको बता रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये देख सकते हो आप इसमें, ये अपस्थानिक है, स्थान जो मेन है वहां से नहीं है, पत्ती का जो कटे फटे किनारे है वहां से, तो वो हो चुका है अपस्थानिक। ठीक है, एडवेंटिशियस जिसे अपन कह रहे हैं, वहां से कलिका उत्पन्न होती है। मान ली लोग तथा किसान पादपों के इस गुण सामर्थ्य का पूरा लाभ उठाते हुए ऐसे पादपों को बड़े पैमाने पर प्रवर्धन करते हैं, लेकिन प्रवर्धन करने के बाद में भी उनको फसल का जो राशि मिलनी चाहिए उतने तो मिलती नहीं है ना, तो क्या मतलब। ध्यान देने योग्य यह रोचक बात है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि, जो सिंपल प्रकार के होंगे उसमें अलैंगिक होगा मोस्टली, जैसे शैवाल और फंजाई, ये प्रतिकूल परिस्थितियों के आरंभन से पूर्व जनन की लैंगिक विधि की ओर बढ़ने लगते हैं। ये पता करें कि किस प्रकार लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में इन जीवों को जीवित रहने में सहायता करते हैं, कोई जरूरत नहीं पता करने की।
लैंगिक जनन ऐसी परिस्थिति में सफलतापूर्वक क्यों संपन्न होता है? उच्च श्रेणी के पादपों में दोनों विधियां जैसे अलैंगिक और लैंगिक जनन देखा गया। उच्च श्रेणी के पादपों में दोनों प्रकार के देखने को मिलेंगे, लैंगिक और अलैंगिक। आपने सुना होगा, वैसे जंतुओं में भी सुना है आपने, सिलेंट्रेटा के अंदर, ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक, पॉलिप और मेड्यूसा। दूसरी अधिकांश जंतुओं में जनन की जो है केवल लैंगिक ही है, मोस्टली लैंगिक, लेकिन अलैंगिक भी मिलती है, अभी मैंने आपको बताया। तो अब दूसरा जो टॉपिक है वो यहां से अपना स्टार्ट होता है, और वो कौन सा? लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख, विपरीत, अभिमुख का मतलब क्या था? आमने सामने जिनका मुख होता है, आप मेरे सामने हो, मैं आपके सामने हूं, तो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं अपन, ठीक है। आपका मुंह भी उस तरफ है, मेरा भी मुंह भी उस तरफ है, क्या एक तरह मतलब वो एक ही डायरेक्शन में हो गया। तो विपरीत लिंग वाले विभिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक का निर्माण शामिल है। नर अलग होगा, मतलब नर और मादा अलग अलग हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, गलत निकल गया हमसे। नर और मादा से क्या होंगे? युग्मक बनेंगे, और उन युग्मकों का संलयन होगा, युग्मनज बनेगा, और वो वृद्धि करेगा, और फिर वापस से युग्मक बनाएगा। ये प्रोसेस चलती रहती है। अभी आएगा तो क्या हो रहा है? गैमेटों का निर्माण हो रहा है नर और मादा द्वारा। ये युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। ये अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल और धीमी प्रक्रिया है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विस्तृत है, मतलब टाइम इसमें लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। जटिल है और धीमी प्रक्रिया आराम से होगी। क्यों? क्योंकि एक तो वहां पर तो एक ही जीव था, उसको कुछ भी नहीं करना है, ना कोशिका सॉरी ना तो वहां पर आपको वहां क्रॉसिंग ओवर करना है, ना कुछ करना है, एक से बस दूसरे का निर्माण करना। यहां पर क्या होगा? पहले युग्मक का निर्माण करना है, ठीक है, और युग्मक का निर्माण करने से पहले एक एज तक आपको जाना पड़ेगा, तब युग्मक का निर्माण करेंगे, फिर युग्मक का स्थानांतरण करेंगे, फिर उनका संलयन होगा, फिर वहां पर कोशिका विभाजन होगा, तो युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा, फिर वापस भ्रूण की वृद्धि हो। तो एक तरह से क्या धीमी प्रक्रिया, जटिल है। किसके कंपैरेटिवली? अलैंगिक जो जनन है उसके कंपैरेटिवली। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपना जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे नर है और ये मादा है, यहां पर 12 गुणसूत्र है, यहां पर भी 12 है। जब ये एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो एक प्रोसेस, जैसे अभी मैंने शब्द यूज में लिया, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय जिसे अपन कह सकते हैं, वो होती है लैंगिक जनन में। अलैंगिक में नहीं होती, लैंगिक में होती है। और जहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा वहां पर क्या होगा? जो भी जीन है उसका एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा। और जब आदान प्रदान होगा तो क्या होगा? जो संतति यहां पर बनेगी वो इनसे तो अलग ही होगी। जबकि अलैंगिक में केवल एक ही था और इसी से ये बन रहा था, दो तो है नहीं। अब दो है नहीं तो आदान प्रदान किसके साथ करेंगे? मैं अकेला ही हूं, ठीक है, तो मैं किसके साथ बातचीत करूंगा? कोई नहीं। जबकि दो होंगे तो एक दूसरे से बातचीत वो कर लेंगे। सेम वैसे क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस है वो देखने को मिलती है, जिसे अपन पढ़ते हैं 10वें चैप्टर में, 11th क्लास के 10वें चैप्टर में। पादप जंतु अथवा फंजाई जैसे वैविध्यपूर्ण जीवों में अध्ययन से यह पता चला है कि यद्यपि ये बाह्य आकारिकी, आंतरिक संरचनाओं और शरीर क्रिया विज्ञान में एक दूसरे से अलग हैं, परंतु जब ये लैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं तब वह एक जैसे पैटर्न को अपनाते हैं। और ये एक आश्चर्य की बात है कि सब कुछ इनमें अलग है, लेकिन एक पैटर्न फिक्स कर लिया उन्होंने, ठीक है। दिखने में अलग है, जीन इनमें अलग है, अंदर की स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन फिर भी जब लैंगिक जनन करेंगे तो एक स्पेसिफिक पैटर्न ही अपनाएंगे, और वो पैटर्न आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं। आइए सबसे पहले उन सामान्य विशेषताओं पर चर्चा करें जो इन विविध जीवों में सामान्य। सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं, इसके पश्चात ही वो लैंगिक जनन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मनुष्य की बात करें, आसानी से आपको समझ में आएगा। ह्यूमन बीइंग की बात करें तो नर और मादा दोनों की अगर अपन बात करें तो लगभग 14 से 15 साल या 13 से 14 साल की जो उम्र होती है उसके बाद में ही उनमें जो युग्मकों का निर्माण है वो क्या होता है? शुरू होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है। जो नर है उसमें तो जीवन पर्यंत चलता रहता है, और जबकि जो मादा है उसमें लगभग 50 साल तक वो चलता है, ठीक है, युग्मकों का निर्माण। आगे आएगा शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, वो सब आएगा आगे तीसरे चैप्टर में। अभी केवल आइडिया रखना आप, ठीक है। तो लैंगिक जनन करने के लिए एक विशिष्ट अवस्था तक आपको जाना है और परिपक्व होना है। वृद्धि का ये जो काल है उसे किशोर अवस्था की प्रावस्था कहते हैं। पादपों की ये कायिक प्रावस्था है, पादपों में कायिक प्रावस्था कह रहे हैं, और जो जंतु उसमें किशोर प्रावस्था कहते हैं। यह प्रावस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग अवधि की हो सकती है। मनुष्य जैसे मैंने बताया 13 से 14 साल हो सकता है, कि पादपों में 6 महीने हो, 1 साल हो, 2 साल हो, कितनी भी हो सकती है। किशोर अवस्था या कायिक प्रावस्था की समाप्ति ही जनन अवस्था की प्रारंभ है। जैसे ही आपके पास 15 साल या 14 साल के आप हो चुके, अब आप रिप्रोडक्शन कर सकते हो, जनन कर सकते हो, ठीक है। पादपों की बात करें 6 महीने के पादप हो चुके तो उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी, जनन कर सकते हैं।
तो इन प्रावस्था को उच्च पादपों में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उनमें पुष्प आता है, जिसे फ्लावरिंग कहते हैं। गेंदा, धान, नारियल, आम आदि पेड़ों पर पुष्प लगने में कितना समय लगता है? कुछ पादपों में पुष्पीकरण एक से अधिक बार होता है, तब इस अंतर पुष्पन की अवधि को क्या कहेंगे? किशोरावस्था या वयस्कावस्था। ठीक है, तो इनके जवाब मैं आपको दे देता हूं। गेंदा, धान और गेहूं जो है मतलब एक साल में ही इनका हो जाता है, पर अनिल जिसे अपन कह रहे हैं एक वर्ष में ही हो जाता है, तो इनका जो पुष्प लगने में जो लगभग समय है वो 4 से 6 महीने। ठीक है, और जो नारियल और जो आम है बड़े हैं, तो इनमें जो पुष्प लगते हैं वो लगभग 3 से 6 साल के अंदर लग जाते हैं। ठीक है, कुछ पुष्पों में कुछ पादपों में पुष्पीकरण एक से अधिक बार होता है, जब तब इस अंतर पुष्पन की अवधि को अपन क्या कहेंगे? किशोरावस्था या वयस्कावस्था। तो यहां जो आपके पास है किशोरावस्था ही उसे अपन कहेंगे। ठीक है, किशोरावस्था के बाद में ही वो क्या हो रहा है? आपके पास पुष्पन हो रहा है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? पुष्पन उसके अंदर हो रहा है। अपने क्षेत्र में लगे कुछ वृक्षों का निरीक्षण कीजिए। इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे इंपॉर्टेंट आएगा यहां से। क्या प्रति वर्ष इन वृक्षों पर उसी माह में पुष्प लगने से? आम वगैरह की बात की थी, कोकोनट, नारियल की बात की थी, जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आम, सेब, कटहल आदि जैसे फली मौसमी होते हैं? क्या कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता रहता है तथा कुछ में मौसम के आधार पर पुष्प निकलते हैं? बिल्कुल है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पादप जो है वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं। ठीक है, और ये सभी स्पष्टतः कायिक जनन तथा कायिक अवस्था, ये जनन और जीर्यमान प्रावस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। पहले कायिक में आएंगे, फिर वो जनन करेंगे और उसके बाद में खत्म हो जाएंगे, जीर्णता में आ जाएंगे। परंतु बहुवर्षीय जातियों में इन प्रावस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन है। ठीक है, बहुवर्षीय में कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। आगे आने वाले जो स्टेटमेंट है वहां से प्रश्न पूछे गए पीएमटी में, नीट में। इनमें से कुछ जैसे बांस, बेम्बो जिसे अपन कहते हैं, बेम्बो जिसे अपन कहते हैं, वो क्या है? बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। ठीक है, किशोरावस्था 50 से 100, मतलब जो उसमें पुष्पन होगा वो इतने साल बाद होगा, और वो भी केवल कितनी बार? एक बार। ये तो क्या जी, परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। उसके बाद में एक अन्य पादप स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसे कहते हैं नीला कुरंजी, नाम में ही पता चल रहा है नीला, 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। आप में से अधिकांश जानते होंगे कि इस पादप ने सितंबर-अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए, जिसके परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पर पुष्पों का कालीन सा बिछाए दिखाई पड़ा, जिस दृश्य से सैलानियों को एक बहुत बड़ी संख्या इनकी ओर आकर्षित होती है। ठीक है, तो ये जो है सितंबर-अक्टूबर 2006 की बात कर रहा है। आपका बर्थ हो चुका होगा, लेकिन आप उस समय छोटे होंगे, लेकिन अब आप सुन रहे हैं। ठीक है, केरल, कर्नाटक स्टेट आपको ध्यान में रखना। अब पूछा जाएगा कि साहब अगली बार कब होगा? तो 12 साल के हिसाब से 2018 में ये हो चुका है। उससे अगले साल में कब होगा? तो 12 साल और आप जोड़ते चलिए। ठीक है, तो ये कह देगा कि आपको 5 बार पुष्पन हो चुका। अब समय बताइए साहब, कौन सा साल है, कौन सा महीना है? ठीक है, तो ये आपको बता देना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में ही होता है मोस्टली। अधिकतर प्राणियों की किशोरावस्था की समाप्ति उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिक और आकारिकी बदलाव से प्रकट होती है। विभिन्न जीवों में जनन प्रावस्था की विविध अवधि होती है। क्या मानव में पाए जाने वाली परिवर्तनों की सूची आप तैयार कर सकते हैं जिसके जनन परिपक्वता का पता लगे? बिल्कुल, 2-3 तो मैं बता देता हूं आपको। आवाज में चेंजेस होना, ठीक है, जो ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड है उसका डेवलपमेंट होना मादाओं में, और आवाज चेंज तो हो ही चुकी, भारी और पतली होती ही है। जो भी आपके पास हेयर से उनका आना, जो ऑर्गन्स है या जो स्किन है उस पर, ठीक है। तो बाकी मेंस्ट्रुअल चेंजेस हैं वो तो होते ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हार्मोनल चेंजेस हैं ही फीमेल्स में, ठीक है, हाइट वगैरह बढ़ती है, वो सब है। प्राणियों में उदाहरणतः पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते हैं? कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। अथवा ये किसी मौसम में संबंध घटनाक्रम है? बिल्कुल सही बात है। मेंढक और छिपकली में प्रतिक्रिया कैसे होती है? क्या आप देखेंगे कि प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं, ठीक है। जो खेतों में या जो जंगलों में रहते हैं वो, बाकी पोल्ट्री फार्म की यहां पर बात नहीं कर रहे कि वर्ष भर सर अंडे तो आ ही रहे, हम खा ही रहे, वो नहीं। प्रकृति की बात कर रहा, प्रकृति में रहने वाले जो पोल्ट्री फार्म है वो सो अपन ने बनाया है आवास उसके जैसा। यद्यपि संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षी जैसे कि कुक्कुट फार्म में वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जा सकती है,
ऐसे मामलों में अंडे देने का कार्य जनन क्रिया से संबंधित ना होकर इनकी बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए उत्पत्ति जो मात्र मानव कल्याण ही कहा जा सकता है। ठीक है, जनन प्रावस्था के दौरान अपरास्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगता है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अंडाशय मेन जो अंग होता है, एक तरह का ओवरी जो होता है जहां पर चेंजेस होते हैं, जो युग्मक है वो बनता है एक तरह से, उसमें साइक्लिक चेंजेस होता है, रिपीटेड इवेंट आता है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो एक तरह से चक्रिक हो चुका। सहायक वाहिका जो है और हार्मोन जो है LH आपने सुना होगा। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, चूहो, हिरण, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रिक परिवर्तन देखे गए हैं और इन्हें अपन कहते हैं मध्य चक्र या स्ट्रेस साइकिल। ठीक है, जो आप तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। जबकि प्राइमेट, बंदर, एप्स, मनुष्य में ऋतुस्राव चक्र होता है। दोनों में डिफरेंस है, मध्य चक्र और ऋतुस्राव में। ऋतुस्राव जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे अपन कहते हैं, उसमें जो ब्लीडिंग है वो यहाँ पर होती है, जो रक्त वाहिका है वो टूटती है, थोड़ा सा जो खून वगैरह वो यहाँ से बाहर निकलता है, ब्लड वगैरह, जबकि इनके अंदर ऐसा नहीं होता है, नॉन प्राइमेट है उनके अंदर। ठीक है, अधिकांश स्तनधारी विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं अपने जनन प्रावस्था में आने के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। इसी कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनक कहते हैं। टेम्परेचर कम हो रहा है, बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, वो सब इसके अंदर आता है। अधिकांश स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, इसी कारण इन्हें सतत कहते हैं, मतलब कंटिन्यूस, जैसे मनुष्य 365 दिन। ठीक है, इस तथ्य से सभी परिचित है कि हम सभी आयु में बढ़ते हैं। यदि हम लंबी आयु तक जीवित रहे, 50 साल, 60 साल, 70 साल तो बढ़ रही है, परंतु वृद्ध होने का क्या अर्थ है, बुढ़ापे का क्या अर्थ है? तो प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, प्रजनन आयु की समाप्ति मतलब जब रिप्रोडक्शन वो नहीं कर सकता, वो जिस उम्र में चला गया तो वो एक तरह से वृद्धावस्था आएगा, जीर्णता आएगा। क्लियर है? शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन जैसे उपापचयों का मंद गति से होने लगता है, मतलब जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो कम होती रहेगी और वो आपके पास के वृद्धावस्था अंत में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। पादप तथा प्राणियों दोनों ही में 3 प्रावस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी है। हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं जीवों की जनन क्रियाओं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। हार्मोन तो है ही, वो इंटरनल है, लेकिन एक्सटर्नल जिसे कह रहे हैं पर्यावरणीय कारक, आंतरिक और बाह्य दोनों का समन्वय होता है, उसके बाद में जो है कंट्रोल होता है सारा का सारा। लैंगिक जनन की जो घटनाएं वो आपके पास 3 प्रकार की घटनाएं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं एवं प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समानता होती है। यद्यपि लैंगिक जनन से संबंधित संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती है। जो संरचनाएं हैं, जो स्ट्रक्चर है, कवक में अलग है, मनुष्य में अलग है, पादपों में अलग है, संरचनाएं अलग है, लेकिन जो स्टेप्स है वो क्या है, सेम है। यद्यपि विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं एक नियमित अनुक्रम का पालन करती है। ठीक है, स्ट्रक्चर से अलग है लेकिन जो पैटर्न है वो क्या है, सेम है। लैंगिक जनन एक प्रजाति के नर अथवा मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक के युग्मन मतलब जुड़ना या युग्मनज, ये युग्मक ये जुड़ चुके हैं, ये 2 से 1 हो चुका, तो वो आपके पास युग्मनज निषेचन अथवा भ्रूणोद्भव द्वारा विशिष्टीकृत होता है। युग्मक अलैंगिक में भी बन सकते हैं लेकिन वो एक ही होगा वहां पर, हरी बात समझ, यहां 2 होंगे और उनका जुड़ाव होगा, वो जुड़ेंगे। सुविधा के लिए क्रमबद्ध घटनाओं को 3 भिन्न भिन्न अवस्थाओं निषेचन पूर्व, निषेचन तथा निषेचन पश्च में विभाजित किया गया। निषेचन से पहले कौन सी है, निषेचन हुआ है उस समय, और निषेचन के बाद में जो घटनाएं वो है। और इन्हीं के आधार पर जो आपका दूसरा और जो तीसरा चैप्टर है वो आपको समझ में आएगा 12th क्लास की NCERT का। क्लियर है? निषेचन पूर्व घटनाएं, इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती। युग्मक जुड़ेंगे उससे पहले की, इसका मतलब क्या, युग्मकों का निर्माण होना जरूरी है, युग्मकों का एक दूसरे के पास में आना जरूरी है। ठीक है, तो निषेचन पूर्व की 2 प्रमुख घटनाएं युग्मक जनन जिसे अपन कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, यहां लिख देता हूं गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब मैं आपको बार बार बताता हूं, निर्माण, फॉर्मेशन। ठीक है, निर्माण की प्रक्रिया, और गैमेटो मतलब युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया, युग्मक जनन हो जाएगा। युग्मक स्थानांतरण जिसे अपन कहते हैं गैमेट ट्रांसफर बन जाएगा, उसके बाद में उसका स्थानांतरण भी तो करना जरूरी है।
तो पहली जो घटना है वो आपके पास है निषेचन पूर्व घटना, और उसमें भी फैली है युग्मक जनन। जैसा कि आप जानते हैं युग्मक जनन नर और मादा दो प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित कर रहा है। युग्मक एक प्रकार से ए गुणित कोशिका है, जो गैमेट है वो क्या है, ए गुणित है। क्यों? जैसे मान लो कोई जीव है, अभी ये द्विगुणित है। क्या है? द्विगुणित। ये यहां पर युग्मक जनन करेगा। युग्मक जनन करने के लिए उसको अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा सर। अर्धसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। यहां युग्मक जो बना है ये इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी, तो ये नर वाला है। तो सेम ऐसे ही मादा वाला होगा, तो मादा वाले में भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, युग्मक जो बन जाएगा वो एन हो जाएगा, और एन और एन जब जुड़ेंगे तो क्या होगा? वापस 2n बन जाएगा, मतलब या तो नर बनेगा या मादा बनेगा। ठीक है, और ये वापस अर्धसूत्री करेगा। लेकिन मान लो इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा, ये 2n है और ये भी 2n है, तो ये जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 4n बन जाएगा। फिर आगे नर और मादा वापस 4n और 4n जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 8n बन जाएगा। तो ऐसा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है यहां पर, और ये जो युग्मक बनेगा वो कैसा होता है? ए गुणित यहां पर होता है। कुछ शैवालों में दो युग्मक, ये अपन ने तीसरे चैप्टर में पढ़ रखा है 11th क्लास के में, एक दूसरे के समान दिखते हैं तो इसे अपन सम युग्मक ही कहते हैं, चित्र में बता रखा है। क्योंकि इनकी एक रूपता के कारण हमें नर तथा मादा युग्मक में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते दिखने के आधार पर। ठीक है, हालांकि अधिकतर लैंगिक प्रजनन जीवों द्वारा आकार की स्पष्ट रूप से दो प्रकार के या विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मक को पुंमणु या शुक्राणु कहते हैं, जबकि मादा को अंड अथवा डिंब कहते हैं। देख सकते हो क्लेडोफोरा एक शैवाल है, उसमें युग्मक समान दिख रहे हैं, फ्यूकस में अलग अलग दिख रहे हैं, विषम युग्मज है। और ये जो मानव है उसमें भी क्या विषम युग्मज है, शुक्राणु और ये अंडाणु। ठीक है, तो ये चित्र भी यहां पर क्या है? क्लियर है। अब चलते हैं जीवों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं कि कोई जीव जो है क्या उस पर एक ही जीव में मेल और फीमेल है, क्या मेल और फीमेल अलग अलग है? ठीक है, वो यहां पर डिस्कस कर रहे हैं लैंगिकता। इसको आपने 11th क्लास के एनसीईआरटी में भी पढ़ा है, 12th में वापस से पढ़ रहे हो, काफी इंपॉर्टेंट है। चित्र जो दे रखे हैं खासकर कुछ जो पादप जगत और जो जंतु जगत के कुछ जो चित्र है वो यहां पर बता रखे, वहां से प्रश्न पूछा गया, बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। जीवों में लैंगिकता, सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मकों में युग्मन होता है। ठीक है, परंतु यह सदा के लिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं। आप कक्षा 11 के उदाहरण को स्मरण करें और स्वतः निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं। तो क्या आप स्वतः निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं? यद्यपि पादपों में इसके उदाहरण प्रस्तुत करना आसान है, पादप में नर और मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती है, परंतु जब एक ही पादप में दोनों नर और मादा हो तो उससे अपन क्या कह रहे हैं? द्विलिंगी। ठीक है, या वो अलग अलग पादप पर हो तो वो क्या हो जाएगा? एक लिंगी। द्वि का मतलब दो, एक ही पादप पर नर और मादा है तो वो द्विलिंगी है। एक पादप पर नर है और एक पादप पर क्या है? मादा है, तो वो एक लिंगी है। बहुत सी फंजाई और पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेख करने के लिए उभयलिंगी कह सकते हैं अपन। उभय का मतलब कॉमन, या समथैलेसी कह सकते हैं, जैसे फंजाई वगैरह में ये कहते हैं। एक लिंगिता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए एक लिंगाश्री, एक लिंगाश्री है, नर अलग मादा अलग, या विषम मतलब अलग अलग कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा सिंपल सा। पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होता है, अर्थात पुंकेसर वहन करने वाला, जबकि मादा में स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण करने वाला होता है। ये आपने तीसरे चैप्टर में पढ़ा है, एंजियोस्पर्म जो अपन कह रहे थे, थोड़ा सा वहां पर आपको बताया था, बाकी आगे दूसरे चैप्टर में आएगा। कुछ पुष्पीय पादपों में एक अकेला पादप उभय लिंगाश्री नर अथवा मादा दोनों हो सकता है, और इनमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी अथवा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अथवा स्त्री केसर धारण करते हैं। उभय लिंगाश्री पादपों के कुछ उदाहरण बता रखे हैं। कुकुरविट और नारियल जो है उभयलिंगी, मतलब नर और मादा एक में मिलेंगे, जबकि पपीता और जो खजूर है वो कैसे हैं? एक लिंगाश्री है, उनमें नर और मादा अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, उन युग्मक प्रकारों के नाम लिखे जो पुंकेसरी अथवा स्त्री केसरी पुष्पों से बनते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी प्रकार ये तो अपन ने बात कर ली पादपों की, कवकों की, अब जंतुओं की भी बात करना जरूरी, क्योंकि अपन जंतु हैं और जंतु है मनुष्य, और मनुष्य है सबसे खतरनाक, अपने फायदे की बात तो करेगा ही करेगा, छोड़ेगा थोड़ी। इसी प्रकार प्राणियों में क्या होता है? क्या सभी प्रजातियों की व्यष्टि में नर अथवा मादा एक लिंगी ही पाए जाते हैं या द्विलिंगी भी पाए जाते हैं? तो दोनों ही मिलते हैं। आप संभवतः अनेक एक लिंगी प्राणी प्रजातियों की सूची बना सकते हैं, जिसमें अपन भी है। प्राणियों में केंचुए, स्पंज, टेपवर्म अथवा जोक द्विलिंगी प्राणियों की प्रारूप के उदाहरण है। ये जो शब्द लिखे हैं जंतु जगत में, तीनों शब्द आपने सुना, स्पंज, टेपवर्म और जोक, ये क्या है? द्विलिंगी है, मतलब नर और मादा क्या मिलेंगे? एक में मिलेंगे।
इसमें नर और मादा जनन दोनों एक में ही मिलेंगे, या तो द्विलिंगी कह लो या उभयलिंगी कह तो, ठीक है। तिल चट्टा एक लिंगी प्राणी का उदाहरण, तिल चट्टे में क्या मिलेगा, कॉकरोच में नर और मादा अलग अलग मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं ए चित्र है यहां पर आपके पास, इसके क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ए चित्र जो है द्विलिंगी प्राणी है केंचुए का, बे जो है वो आपके पास कॉकरोच है, ये क्या है, कॉकरोच है, ठीक है। बे जो चित्र यहां पर लिखा है इसमें ये एक लिंगी, सॉरी द्विलिंगी की बात करें, क्योंकि इसके अंदर देखेंगे तो वृषण कोश मिल चुका है, वृषण मिल चुका है मतलब ये नर वाला है, और ये अंडाशय मिल चुका है मतलब ये मादा है, ये द्विलिंगी है। जबकि इसमें आप देखेंगे तो नर में वृषण अलग है, मादा में अंडाशय अलग है, तो ये एक लिंगी है, ठीक है। अब ये जो से चित्र है ये आपके पास AIPMT में पूछा गया है। से चित्र है उभय लिंगाश्री कारा पादप का, और कारा आपने पढ़ रखा है, शैवाल ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में से कौन से में मिलेगा, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो कारा में आप देखेंगे तो मादा और नर। प्रश्न पूछने का तरीका ये है कि यहां उभय लिंगी तो आपने बता दिया, ये यहां से हटा देगा, ये यहां से हटा देगा, यहां लिख दिया नर और यहां लिख दिया मादा, तो अब सही है या गलत है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो नर वाला है वो नीचे होता है और जो मादा वाला है वो ऊपर होता है, इस डायग्राम के हिसाब से। तो वे तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद में आपके पास मार्केंशिया का चित्र भी आपको एनसीईआरटी में वहां पर दे रखा है, याद रखने की ट्रिक मैंने बता रखी है। स्त्री धानी और पुधानीदार, ठीक है। स्त्री धानी दर में ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये इसमें ये अलग अलग है ये, जबकि पुधानी दर में ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और सबसे लास्ट में द्विलिंगी पुष्प लिखा है शकरकंद का, जिसमें पुंकेसर और अंडप एक के ही अंदर मिल रहे हैं, वो आपके पास हो चुका है शकरकंद का चित्र, ठीक है। तो ये भी यहां पर क्या है, ये चित्र भी यहां पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब कुछ टेबल आपको यहां पर दे रखी है, इस टेबल की भी बात कर लेंगे अपन, है ना। टेबल की भी अपन यहां पर बात कर लेंगे, उससे पहले अपन इस थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो युग्मक जो टेबल में अपने को दे रखे हैं, उससे पहले युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन, ठीक है। सभी विषम युग्मक की प्रजातियों में युग्मक प्राय दो प्रकार के होते हैं, एक तो नर होता है और दूसरा मादा होता है। युग्मक एकगुणित होता है, पहले बता दिया है, चाहे उनके जनक जिससे वे उत्पन्न हुए वो एकगुणित हो सकता है और द्विगुणित हो सकता है। अगर कोई जनक है वो एक तो एकगुणित है और दूसरा द्विगुणित है, मान लो ऐसा, तो अगर इससे आपको युग्मक बनाना है तो यहां पर तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, युग्मक जो बनेगा सेम बनेगा, n बन जाएगा युग्मक, तो समसूत्री विभाजन करवाना पड़ेगा। लेकिन इससे मुझे युग्मक बनाना है तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा, अर्धसूत्री करवाना पड़ेगा। 2n से n बनाना है मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी। तो पेरेंट जो है पैतृक वो एक गुणित हो सकते हैं, द्विगुणित हो सकते हैं। एक गुणित जनक सूत्री विभाजन समसूत्रण के द्वारा युग्मन जो उत्पन्न करता है युग्मक, क्या इसका अर्थ है कि जो जीवाणु एक गुणित होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन कभी भी संपन्न नहीं होता है। अर्धसूत्री कैसे होगा फिर उसके अंदर, उस शैवाल के जीवन चक्र के चार्ट को ध्यान से देखें। हाँ देख सकते हैं आप चार्ट को, आप देखेंगे n और n जो सबसे लास्ट में आपको चार्ट बता रखा है, देखिए जिसमें बीजाणुविद और आपके पास जो जैसे स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट जिसे अपन ने कहा था, बीजाणुविद और युग्मकोद्भिद अवस्था जो थी उसमें आप देखेंगे तो उसका जवाब आपको यहां पर मिल जाएगा, प्रभावी अवस्था के आधार पर, पीढ़ी एकांतरण के आधार, ठीक है। बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल तथा ब्रायोफाइट से है वे अगुणित पादपकाय होते हैं, और वे जीव जिनका संबंध टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और अधिकांश प्राणी जिनमें मनुष्य भी शामिल है उनके जनकीय काय कैसे होते हैं, द्विगुणित। अपन द्विगुणित है, स्पर्म वगैरह बनेंगे, अंडाणु वगैरह बनेंगे तो वो अगुणित होगा, वापस उनका संदेह होगा, फिर द्विगुणित कोई बच्चा बन जाएगा। ये स्पष्ट हो चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन जो न्यूनकारी विभाजन है और जहां द्विगुणित काय अगुणित युग्मकों को उत्पन्न करता है। द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती है। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों का केवल एक सेट प्रत्येक युग्मक में निर्गमित होता है, यह बता दिया। सारणी को अध्ययन करना आपको जीवों के द्विगुणित और एक गुणित गुणसूत्रों का भरण करना है। क्या आपको यहां अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्राणु और युग्मकों के गुणसूत्र के बीच कोई संबंध दिखाई दे रहा, तो सारणी ये रही अपने पास, याद रखने हैं इनको, भरने में कोई जोर नहीं आएगा, इनके गुणसूत्रों की संख्या आपको याद रखनी है। अर्धसूत्राणु लिखा है 2n और युग्मक मतलब आधी यहां पर हो जाएगी, ठीक है। ये 46 है तो 23, ये 12 है तो ये 6, ये 21 है तो ये 42, ये 78 है तो इसका आधा कितना हुआ, मुझे तो गणित तो थोड़ी सी वीक है मेरी, 39, ये 19 है तो ये 38 हो जाएगा, ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा, 630 है तो ये 1260 हो जाएगा, 34 है तो ये 17,
ये 24, ये 12, ये 20 है तो ये 10, ये 24 है तो 48, ये 380 है तो इसका आधा कितना होगा यार, 160 नहीं 190, और ये 16 होंगे तो ये 8 हो जाएंगे। ध्यान में बहुत अच्छे से रखना, मनुष्य का इंपॉर्टेंट, घरेलू मक्खी का इंपॉर्टेंट है, चूहे का इंपॉर्टेंट है, और धान, आलू, प्याज, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे हैं लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुत्ता, बिल्ली, फल, मक्खी, ओपियोग्लोसम सबसे ज्यादा इस टेबल में आपको बता रखा 1260, जिसमें अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, इनको बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अब तक आपने क्या करवा लिया, गुणसूत्रों का निर्माण आपने करवा लिया है, सॉरी युग्मकों का निर्माण आपने करवा लिया। क्या करवाना अपन को, युग्मक का स्थानांतरण अपने को करवाना, गेमेट ट्रांसफर, नर से मादा या मादा से नर की ओर, ठीक है। अपने आप तो जाएंगे नहीं, स्थानांतर करवाना पड़ेगा। तो इनके निर्माण के पश्चात, इनके युग्मक के निर्माण के पश्चात नर और मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं, ताकि युग्मन या निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए। युग्मन शब्द बार बार लिखा है, निषेचन के लिए यूज में ले रहे हैं, फर्टिलाइजेशन जिसे अपन कह रहे हैं। युग्मन, युग्मनज और युग्मक तीनों में डिफरेंस है। युग्मक, युग्मन और युग्मनज। युग्मक तो बता दिया, युग्मन मतलब निषेचन, युग्मनज मतलब निषेचन के बाद में जो अपने को मिली है वो युग्मनज होगा, ठीक है। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि युग्मक आपस में कैसे मिलते हैं? तो होना चाहिए, नहीं होता तो अच्छी बात है। अधिकतर जीवों में नर युग्मक जो है चलनशील होता था, मादा अचल अथवा स्थानबद्ध होती है। मादा एक जगह पे होती है, नर जो चलनशील होता है। कुछ फंजाई और शैवालों में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील है। चित्र में आपको ये बता रखे हैं, ठीक है। यहां पर फ्लेजिला वगैरह की बात करते हैं, उसी के वजह से इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जल हो सकता है, वायु हो सकता है, या दूसरी जो सहायक स्ट्रक्चर है वो हो सकती है जटिल प्रकार के जीवों में, जैसे मनुष्य वगैरह में। तो जिनमें नर युग्मक क्या करता है, गति करता है। अधिकांश साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में जल ही माध्यम होता है। क्या है, जल ही माध्यम है, क्योंकि आपने देखा ही है तीसरे चैप्टर में जल की जरूरत होती ही होती है, 11th क्लास के तीसरे चैप्टर में। नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ होती है। अब असमर्थ हैं, लाखों की संख्या में नर युग्मक बन रहे हैं, लेकिन मादा तक कुछ सैकड़ों ही पहुंच पाते हैं। तथापि परिवहन के द्वारा नर युग्मकों की हानि को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना संख्या में पैदा होते हैं। मान लो मादा में 10 ही है और ये नर यहां पर आपके पास, उसको यहां से यहां जाने में बहुत सारी दिक्कत होगी, ठीक है। हो सकता है कि जीवन काल उनका समाप्त हो जाए, जो भी युग्मक बन रहा है वो, हो सकता है कोई बाधा आ जाए, पानी के साथ कहीं और चला जाए, हवा के साथ कहीं और चला जाए, तो यहाँ लाखों की संख्या में प्रोड्यूस होंगे, लेकिन मादा तक जाते जाते कुछ संख्या में ये रह जाएंगे, ठीक है। इसी कारण से इनको ज्यादा ही यहाँ पर प्रोड्यूस होना पड़ता है। बीजीय पादपों में परागकण नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा अंडप में अंड होता है। परागकण सिंपल सुना होगा, परागकण नहीं सुना तो दूसरे चैप्टर में बहुत डिटेल से किस प्रकार से बनता है, कैसे जाता है, वो सब डिस्कस करेंगे। परागकण पराग कोश में उत्पन्न होते हैं, अतः निषेचन संपन्न हो उससे पहले ही ये परागकण वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाता है। वर्तिकाग्र वगैरह आपको नहीं पता, तो ये मादा जो संरचना होती है इस तरीके से, जिसे आप पहले पढ़ रहे थे, ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय। तो जो भी पोलेन होगा, परागकण होगा, वो इस पर आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर इसमें 3 पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। द्विलिंगी में स्वतः निषेचनीय पादप जैसे मटर, अब ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि मटर पर मेंडल ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे, एक लिंगी या द्विलिंगी, यहां लिखा है द्विलिंगी तो द्विलिंगी। तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है। द्विलिंगी मतलब नर और मादा क्या पास पास में, यहां से यहां आना है, एक अलग अलग होगा तो दिक्कत होगी थोड़ी सी, क्योंकि इनमें परागकोश और वर्तिका का एक दूसरे क्या होता है, निकट यहां पर होते हैं। ध्यान में रख लेना, आपको चित्र सिंपल सा ही है, ठीक है। तो यहां तक तो हो चुका है। परागकण जैसे ही झड़ने लगते हैं उसके तुरंत बाद ये वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं। पर परागित मतलब दूसरों पर जो जा रहे हैं, पर परागित पादपों में जिसमें एक लिंगाश्री पादप शामिल है। इस विशिष्ट घटना को परागण या पोलिनेशन इंग्लिश में कहते हैं। परागकण अलग है, परागण अलग है, युग्मक, युग्मन और युग्मनज अलग है, ठीक है। परागण पूरी प्रोसेस को कह रहे हैं, परागकण जो नर संरचना उसे अपन कह रहे हैं, ठीक है। पहला वाला जो चित्र था शैवाल में था, दूसरा जो बताया जा रहा सिंपल सा पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित परागकण, तो ये देख सकते हैं यहां पर आप वर्तिकाग्र पर ये परागकण यहां, ठीक है। नहीं दिख रहा तो ब्लैक कलर में बता देता हूं,
अरे यार, अब तो दिख गए होंगे। ठीक है, उसके बाद में जो आता है, इसमें वर्तिकाग्र पर पराग कणों का स्थानांतरण सुगमता पूर्वक हो जाता है। किसमें? एक लिंगी में जो पराग कण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं, जैसे ये वर्तिकाग्र था यहां पर, इस प्रकार से यहां पराग कण आ चुके। अब परागण आने के बाद में यहां पर पराग नलिका बनती है और इस अंडाशय में क्या होता है? मादा संरचना होती है। जैसे ये मादा है और ये वाला नर है, तो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और निषेचन हो जाता है। यहाँ पर पराग नली नर युग्मकों को अपने साथ अंडक के भीतर ले जाती है, अंड के पास नर युग्मकों को अपने से बाहर निकाल देती है। और एक लिंगाश्री प्राणियों में चूंकि नर तथा मादा युग्मक विभिन्न व्यस्तियों में बनते हैं, ऐसे में जीव को युग्मकों के स्थानांतरण के लिए एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है। ये आप अगले चैप्टर में देखोगे, निषेचन कैसे होता है वो अगले चैप्टर में आप देखोगे, और निषेचन पश्चात जो संरचनाएं बनती है वो भी अगले चैप्टर में देखोगे, पादपों में। मनुष्य में आप तीसरे चैप्टर में देखोगे। ठीक है, लैंगिक जनन में इस सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए निषेचन हेतु सफलतापूर्वक स्थानांतरण और युग्मकों का साथ साथ आना जरूरी है। युग्मक का एक साथ नहीं आएंगे, जैसे नर पहले आ गया मादा आया ही, तो फिर निषेचन नहीं होगा। तो युग्मकों का स्थानांतरण हो चुका, सेम समय पर अपन मान के चल रहे हैं, अब उनका क्या होगा? निषेचन होगा। लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना संभवतः युग्मक का युग्मन है, मतलब निषेचन है। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन या सिनगेमी कहलाता है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखते हैं, सिनगेमी, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मन या जाइगोट का निर्माण होता है। ये एक गुणित था, नर और मादा ये एक गुणित है, ये एक दूसरे से जुड़े, तो ये एन था, ये एन था, अब ये क्या हो चुका? 2n हो चुका है। उससे अपन कह रहे हैं जाइगोट या युग्मन, द्विगुणित युग्मन। इस प्रक्रिया के लिए भी निषेचन या फर्टिलाइजेशन का प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। यद्यपि युग्मक संलयन तथा निषेचन शब्दों का प्रयोग भी होता है, हालांकि ये क्या है? एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, परंतु तब क्या होगा? यदि युग्मक संलयन संपन्न ही ना हो, तो संपन्न नहीं होगा तो नया जीव कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। हालांकि कुछ जीवों में जैसे रोटीपर्स, मधुमक्खी और यहां तक कि कुछ छिपकलियां तथा पक्षी आदि में बिना निषेचन नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित हो सकता है। इसे अपन कहते हैं अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है? जो युग्मक है, ये नर है, ये मादा है, इनका संलयन होता है तब तो नॉर्मल निषेचन है। लेकिन कभी कभी ये जो मादा वाला है वो बिना निषेचन के ही क्या कर लेगा? नए जीव का निर्माण कर लेगा। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं अनिषेक जनन। और यही एक कारण है कि निषेचन को या जनन को अपन ने जीवों के जो विशिष्ट अभिलक्षण है 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, उसमें जनन को अपन ने नहीं रखा था। आ रही बात समझ में? कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते, बंधे जो जीव होते हैं वो। युग्मक संलयन कहां होता है? तो अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। कुछ में शरीर के बाहर होता है, कुछ में शरीर के भीतर होता है। अधिकतर जलीय जीवों में, जैसे अधिकतर शैवाल और मछलियों और यहां तक कि जल स्थलचर, जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम में, जल में हो सकता है, हवा में हो सकता है, अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। इस प्रकार के युग्मक संलयन को बाह्य निषेचन या ये क्या लिखा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, एक्स लिखा है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब बाहर की ओर। एक्सटर्नल का मतलब ये क्या होता है? बाहर की ओर। प्रैक्टिकल लेने के लिए आपके 12th क्लास में आता है बाहर से, उसे अपन क्या कहते हैं? एक्सटर्नल। बाह्य निषेचन करने वाले जीव दो लिंगों में व्यापक समकालिकता दिखाते हैं। जल के अंदर आपका नर और मादा का जो है फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक तरह से युग्मकों का संलयन हो रहा है, तो सेम समय पर आएंगे उस माध्यम में, तभी तो होगा। मादा वाला पहले चला गया, नर वाला आया ही नहीं, नर वाला रुका हुआ है, मादा वाला आया ही नहीं, तो निषेचन नहीं हुआ, एक्सपायर बैठा जाएगी फिर तो। और बाह्य माध्यम युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए काफी संख्या में युग्मक निर्मुक्त करते हैं। बहुत ज्यादा संख्या में होंगे तभी तो चांस बढ़ेंगे। अगर एक दो ही हो रहे हैं तो एक ही मिस हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं। किसी बैट्समैन के पास 10 रन बनाने के लिए उसके पास 50 गेंदें बन जाएंगी आसानी से, और वही 10 रन बनाने के लिए 2 गेंदें हैं शेष, तो रिस्क है ना बहुत ज्यादा, इसीलिए ज्यादा संख्या में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऐसा बोनीफिश एवं मेंढकों में होता है जब भारी संख्या में संतानें पैदा होती है, परंतु इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इनकी संतानें शिकारियों का शिकार होने जैसी नाजुक स्थिति से गुजरती है और वयस्क होने तक उनकी उत्तरजीविता काफी जोखिमपूर्ण रहती है। ये तो जल की बात कर ली, छोटे जीवों की बात कर ली, लेकिन जो बड़े जीव हैं थोड़े से बड़े, ठीक है, चाहे जल में
स्थल में शिकारी अपना भोजन करने के लिए उसे खा सकते हैं। बहुत सारे स्थलीय, ये तो बाहरी की बात कर ले, आंतरिक की बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्थलीय जीवों में जैसे कि फंजाई उच्च श्रेणी के पादपों जैसे सरीसर, पक्षी, स्तनधारी एवं अधिकतर पादप, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है और इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अंदर होगा आंतरिक होगा। इन सभी जीवों में अंडे की रचना मादा के शरीर के भीतर होती है जहां पर नर युग्मक से संलग्नित हो जाती है। आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर जो है वो चलनशील होता है और उन्हें अंडे के साथ युग्मन करने के लिए अंडे तक पहुंचना होता है। ठीक है, क्योंकि जो मादा है मोस्टली वो क्या होता है, स्थिर होता है, स्टेबल होता है, नर को ही वहां जाना पड़ता है। इस प्रक्रम है तो जो शुक्राणु पैदा होता है उनकी संख्या भी काफी विशाल होती है, परंतु जो अंडे उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। जैसे मनुष्य की बात करें तो एक महीने में मादा एक ही अंडा उत्पन्न करती है, शुक्राणु तो लाखों की संख्या में होते हैं। बीजीय पादपों में यद्यपि अचलनशील नर युग्मक पराग नली के द्वारा मादा युग्मक तक पहुंच जाते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है अपने पास वो है निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन भी हो चुका है, आंतरिक हुआ चाहे बाह्य, उसके बाद में क्या है उसका फ्यूचर है। ठीक है, निषेचन के बाद जो होने वाली घटनाएं उसे अपन कहते हैं पश्च निषेचन या निषेचन पश्च घटनाएं या पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मन अलग है, युग्मक अलग है और युग्मनज अलग है। तो युग्मनज जो बना है द्विगुणित युग्मनज, ये एक एन था, ये एन था, मतलब अगुणित अगुणित, ये जब जुड़ते हैं तो द्विगुणित बनता है 2n। तो द्विगुणित जो युग्मनज है इसमें कोशिका विभाजन होता है यहां पर और वृद्धि करता है, ये वही आपके पास निषेचन पश्च में आएगा। तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी। बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज का निर्माण बाहर की ओर होता है, जल में स्थल पर, जबकि जो आंतरिक करते हैं तो उसमें शरीर के भीतर ही होता है। युग्मनज के आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र तथा वहां के पर्यावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, फंजाई और शैवाल से संबंध जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति को विकसित कर लेता है जो उनकी शुष्कन तथा क्षति से रोकते। जब भी युग्मनज यहां पर बना है इसके चारों तरफ मोटी भित्ति ये बना लेंगे जिससे क्या हो, ये सूखे नहीं और किसी भी प्रकार की हानि से ये बच जाए। यह अंकुरण से पूर्व काफी समय तक विश्रांति काल में रहता है। जब भी इनका अंकुरण होगा उससे पहले, जैसे मान लो इसकी ग्रोथ यहां पर हो चुकी है, अब अंकुरण का समय आएगा वो 4 महीने बाद, तो ये विश्रांति काल में रहेंगे। द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में 11वीं की पुस्तक में आपको देखना है, युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण करते हैं। जैसे ये द्विगुणित था तो वापस से अगुणित बना लेगा, लेकिन विभाजन कैसा होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जो अगुणित व्यक्ति के रूप में वृद्धि करता है। तो आपने वहां पर युग्मों को द्विध, बीजाणु द्विध या जो पीढ़ी एकांतरण है वो पढ़ रखा है। ठीक है, आप अपनी कक्षा 11वीं की जो पुस्तक है उसका अध्ययन करें और पता लगाए कि द्विगुणितक और सम द्विगुणितक का हैप्लोडिप्लोन्टिक जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज किस प्रकार से विकास होता है। तो 11th क्लास की एनसीईआरटी के 3रे चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, देख सकते हैं। युग्मनज एक पीढ़ी से, ये इंपॉर्टेंट है काफी, युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। पूछा जा सकता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, ठीक है, उसको करता है युग्मनज। अगर युग्मनज नहीं हुआ तब तो कंटिन्यूटी की बात नहीं कर सकते। वैसा तो युग्मक नहीं हुआ तब भी नहीं कर सकते, लेकिन एक स्पेसिफिक शब्द है आपके पास जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित कर रहा है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनक जीव, यहां तक कि मानव जीवन की शुरुआत एक एकल कोशिका युग्मनज से ही होती है। मानव जीवन जो होता है, शुक्राणु अंडाणु जब एक दूसरे से जुड़ता है युग्मनज बनाता है और इसी से नर या मादा जो बच्चा है या उसका जीवन है वो प्रारंभ होता है। भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव जो है, अब युग्मनज बन चुका, भ्रूण का उद्भव होगा, मतलब बनेगा वो, उसे अपन कहते हैं भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूणोद्भव में क्या होगा, जो युग्मनज यहां पर आपके पास बना था उसमें कोशिका विभाजन होगा। ठीक है, अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन में जो भी कायिक कोशिकाएं हैं जो 2n से 2n ही बनाएगी उसका निर्माण होगा। अर्धसूत्री में आपके पास क्या होगा, जो 2n से n जो बनाती है, जो लैंगिक जो है आपके पास संरचनाएं, ठीक है, जिसमें मादाओं की बात करें मनुष्य में तो जो आगे चलकर अंडाणु बनेगा तो अर्धसूत्री विभाजन करेगा और जननी कोशिका से अपन कहेंगे। ठीक है, तो भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन, समसूत्री या कोशिका तथा कोशिका विभेदीकरण, मतलब विभेद हो रहा है उसमें वृद्धि कर रहा हो, से गुजरता है। तो दोनों स्टेप इसके अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट है।
दोनों दोनों में क्या होगा, एक तो कोशिका विभाजन होगा, सेल डिवीजन, और दूसरा कोशिका विभेदीकरण होगा। उसका जो फंक्शन है उसके लिए स्पेसिफिक वो हो जाएगा कि ये कोशिका हार्ट का निर्माण करेगी, ये तंत्रिका तंत्र का, ये दांत का, आंख का, वो सब। भ्रूण विकास के दौरान जहां कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरणों से गुजरकर विशिष्ट उत्तक या अंग की रचना करते हैं, बता दिए, जिसके परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। आप पिछली कक्षा में कोशिका विभाजन तथा विभेदीकरण की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन कर चुके हैं, 11th क्लास का। ठीक है। प्राणियों को अंड परजक तथा सजीव परजक श्रेणियों में विभक्त किया गया, अंडे देने वाले या जो सजीव है वो देने वाले। ठीक है। अंडे देने वाले में अंडे में रहेगा, विकास होगा, कुछ समय बाद में जीव बनेगा। सजीव में सीधा ही सजीव जो जीव बन जाएगा, जो इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज ने मादा जनक के शरीर के बाहर विकास किया है अथवा भीतर, उसका जन्म निश्चित अथवा अनिश्चित अंडों के द्वारा हुआ है अथवा शिशु के रूप में प्रसव से हुआ है। अंड परजक प्राणियों जैसे कि सरीसृप, वर्ग तथा पक्षी आदि के द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं। निषेचन हो चुका है, अंडे में जो भी आपके पास निषेचन हुआ है वो सुरक्षित स्थान पर देंगे, नहीं तो दिक्कत हो सकती है उनके जो बच्चे, उनको जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं, जो एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा नए शिशु को जन्म देता है। अंडे वगैरह खाए होंगे, देखे होंगे, नहीं खाए तो ठीक है, मार्केट में या घर पे जो सफेद आवरण को निकालते हैं वो कैल्शियम युक्त ही होता है। पोल्ट्री फार्म नहीं, देसी वाले अंडे में उसमें से तो बच्चे भी निकल जाते हैं कुछ समय के बाद में। जबकि दूसरी ओर सजीव जो परजक है, जीवों में अधिकतर स्तनधारी जिसमें मानव शामिल है, मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर शिशु का विकास करता है। मादा के अंदर ही होता है विकास। मनुष्य की बात करें तो 9 महीने के बाद में जो बच्चा है वो बाहर आ जाता है। एक निश्चित अवधि, मनुष्य में 9 मंथ है, बाकी में अलग अलग होती है अवधि। एवं विकास के चरणों को पूरा करने के बाद मादा जीव के शरीर से प्रसव के द्वारा बाहर आता है। इसीलिए अपन जो है वो कैसे हैं, सजीव परजक है, अंडे देने वाले अंड परजक है। भ्रूणीय सही देखभाल एवं संरक्षण के कारण सजीव परजक जीवों के उत्तर जीवित रहने के अवसर बढ़ा देते हैं। ठीक है। सजीव परजक में जो है चांसेस जो है जीवित रहने के वो ज्यादा हैं, क्योंकि मादा के अंदर ही है, तो मादा जहां चाहे जा रही है, जो चाहे खा रही है, पी रही है। जबकि अंड परजक में तो पता नहीं, कोई भी शिकार मतलब कोई भी उसे खा जाए अंडे को, एनवायरमेंट उसके अनुसार है या नहीं है, वो सब देखा जाता, तो वहां चांस कम रहते हैं। पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। आगे वाला जो पैराग्राफ है बहुत अच्छे से दूसरे चैप्टर में आपको बता रखा है एनसीईआरटी वालों ने। तो युग्मनज का निर्माण किसमें होता है, बीजांड में। ये स्त्री कैसर की जो संरचना थी मैंने आपको बताया, ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और ये अंडाशय, और अंडाशय में क्या होता है, बीजांड। ये बीजांड है, मान लो ये बीजांड है। तो यहां पर क्या आता है, युग्मनज का निर्माण इसके अंदर होता है बीजांड में। ठीक है। निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्य दल, पंखुड़ी और पुंकेसर जो मुरझा जाते हैं, पुष्प के जो बाहर के जो दल होते हैं चमकीले हरे, वो सब खत्म हो जाते हैं। पुंकेसर भी मुरझा जाता है, क्योंकि इसका काम था परागकण को यहां पर पहुंचाना, पहुंचा दिया उसने। अब इसका काम यहां पर नहीं है, तो नहीं है तो इसे अपन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं यहां से। ये लो साहब हटा दिया। तो उसके बाद में यहां पर क्या हो रहा है, यद्यपि स्त्री केसर पादप से जुड़ा रहता है, तो ये स्त्री केसर जो है पादप से जुड़ा हुआ है। यहां पर युग्मनज भ्रूण में, यहां जो अंदर युग्मनज था वो क्या कर लेगा, भ्रूण में विकसित हो जाएगा, भ्रूण में। ठीक है। तथा बीजांड जो है, ये बीजांड जो है पूरा का पूरा बीज बना लेगा, और इसके अंदर जो युग्मनज है वो क्या बना लेगा, यहां पर युग्मनज यहां पर भ्रूण में परिवर्तित हो जाएगा, ये भ्रूण। ठीक है। अंडाशय जो है, ये आपके पास जो अंडाशय मैंने आपको बताया था, ये अंडाशय यहां पर क्या करेगा, ये जो अंडाशय फल के रूप में, ये पूरा जो अंडाशय यहां पर, ये पूरा यहां पर बना लेगा ये फल। ये पूरा हो चुका आपके पास फल, और बीज कहां है, फल के अंदर। बीज कहां है, फल के अंदर, जो आगे चलकर फल की भित्ति का निर्माण करता है। ये फल हो चुका, और ये फल भित्ति ही है, जो अंडाशय की भित्ति है वो फल भित्ति है। ठीक है। इसे अपन क्या कहते हैं, फल भित्ति यहां पर कहते हैं। इसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करना है, चित्र में आपको बता रखा है। विकिरण के पश्चात, मतलब बिखरने के पश्चात जो है, बीज अनुकूल परिस्थितियों के आने पर अंकुरित हो जाते हैं। बीज वहां से निकलते हैं, कुछ समय बाद में फल से अंकुरित हो जाते हैं। वापस से बारिश होगी या जो भी अनुकूल अवस्था आएगी, पर्यावरण अवस्था आएगी, उसमें नए पौधे का निर्माण कर लेगा। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ बीज जो है, एस जो लिखा है वो सीड है, जैसे इसको देख के आप बता सकते हैं ये मटर है। ठीक है। और पी जो है वो पेरिकार्प, और एस, पी तो हो गया पेरिकार्प, और एस जो है उसका मतलब है सीड। ठीक है। पेरिकार्प को आता फल भित्ति, ये बाहर वाली जो है ये फल भित्ति, ये फल भित्ति, ये फल भित्ति।
और ये बीज बीज बीज। ठीक है, तो ये जो कुछ फलों की किस्में नाम नहीं बता रखे तो नाम आपको ध्यान में भी नहीं रखना, बस एस और पी का आपको ध्यान रखना, बाहर वाली जो है फल वित्तीय और अंदर वाला जो बीज यहां पर हो जाएगा। तो यहां जो चैप्टर अपना है वो भी क्या होता है, यहां पर ये कंप्लीट होता है। कौन सा चैप्टर? 12th क्लास की एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो होता है यहां पर कंप्लीट। उम्मीद मैं करता हूं ये आपको यहां तक समझ में आ गया। अगला जो चैप्टर है वो अपने पास होगा वो जो है अपने पास पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। 12th क्लास का ही सेकंड चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा है, उसे भी अपन पढ़ेंगे। तो यहां तक कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही कहूंगा मैं, आपने अगर पूरा देखा है तो ठीक है, आपने अगर क्या हो गया इसको, आपने अगर पूरा देखा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो, और नहीं है डाउट तो एनसीईआरटी पढ़िए, रिवीजन कीजिए। बहुत अच्छा स्कोर आपको करना है बायो में, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में लोड नहीं आएगा और अपना काम आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अच्छी रैंक लेके आनी तो बायो में तो 340 प्लस तो लेके आने ही पड़ेंगे किसी भी हाल में, और उसके आगे फिजिक्स केमिस्ट्री तो है ही जिंदाबाद। चलो यहां पर चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट चैप्टर में अपन मिलते हैं अच्छे मूड के साथ में। एनसीईआरटी लेके आप बैठिएगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।